हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग 17, 18 और 22 अगस्त के जो भी पेपर हुए थे ग्रुप डी के, उसमें जो भी सारे प्रश्न थे फिजिक्स के हमने कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग 23 अगस्त के सभी शिफ्ट के प्रश्न करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले शिफ्ट से, जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। इसमें भी लगभग 9 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है, विद्युत तापन उपकरणों का हीटिंग एलिमेंट बनाने में इनमें से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा नाइक्रोम। हीटिंग एलिमेंट जैसे कि हीटर या प्रेस के लिए ऐसी धातु चाहिए जिसका गलनांक बहुत ऊंचा हो, गलनांक बहुत हाई होना चाहिए, और प्रतिरोधकता यानी कि जिसे हम रजिस्टिविटी भी बोलते हैं वो भी हाई होना चाहिए, ताकि वह गर्म होने पर पिघले नहीं। तो नाइक्रोम जो बना होता है वो होता है निकेल प्लस क्रोमियम के मिश्र धातु से बना होता है, और ये इसका गलनांक और प्रतिरोधकता दोनों ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित दिए गए अनुसार पी क्यू आर एस एक अवतल दर्पण की सतह पर स्थित 4 बिंदु हैं। यदि बिंदुओं पी क्यू आर एस से वक्रता केंद्र की दूरियां क्रमशः R1, R2, R3 और R4 हैं, तो इनके बीच का मध्य सही संबंध क्या होगा? आपको पता होगा कि जो भी अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण बनाते हैं वो एक गोले से काट करके बनाते हैं। उदाहरण के लिए ये आप देखेंगे ये कैसे बना है। तो ये बना है एक स्फेयर से। इस स्फेयर को अगर हम यहाँ से और यहाँ से काट दें तो ये वाला हिस्सा जो होगा हमारा, ये अवतल दर्पण हो जाएगा। तो चूँकि अवतल दर्पण का जो ये वक्रता केंद्र होता है ये गोले के केंद्र के समान होता है, तो यहाँ से जो भी हम लाइन खींचेंगे वो इसकी त्रिज्या होगी। तो ये प्रश्न बोला है कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, तो ये चारों क्या होगा, आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये इस गोले की त्रिज्या है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण मुख्य अक्ष पर किस स्थान पर किसी वस्तु का अत्यधिक छोटा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है? तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और यह प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा यानी बिंदु के आकार का और वास्तविक और उल्टा होता है। तो ये अवतल दर्पण अगर आप ऐसे बनाएंगे, ये इस हिस्से को हम कलाई कर देते हैं, यहाँ पे हमारा फोकस हो गया और ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया। तो किसी वस्तु का हमें अत्यधिक छोटा, वास्तविक और उल्टा बनाना है, तो ये तभी होगा जब अनंत से कोई रेखा आएगी, यानी कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। जैसे कि मान लीजिए हमारा वस्तु अनंत का मतलब बहुत दूर है, तो जब बहुत दूर से आती है तो रेखा मुख्य अक्ष के पैरेलल से समानांतर हो जाती है, फिर ये टकरा करके फोकस से गुजरती है, फिर यहाँ से एक रेख जाएगी, ये टकरा कर फोकस से गुजरेगी, और यहाँ पर हमें एक इमेज बनेगा जो कि बहुत ही छोटा बिंदु के आकार का है, वास्तविक है और उल्टा है। तो ये हमारा आंसर क्या होगा? 2F से परे। अगर 2F से परे हम वस्तु को रखेंगे तो हमारा कहाँ बने, किस स्थान पर बनेगा? फोकस पे बनेगा हमारा सबसे छोटा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु द्वारा लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक आभासी सीधा प्रतिबिंब निर्मित करता है, तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या है? तो सबसे पहले क्या करें, फिगर आप चाहें तो बना सकते हैं, इससे कोई ज़रूरत है नहीं। ये हमारा अवतल लेंस हो गया, ये मुख्य अक्ष, ये प्रकाशीय बिंदु, यहाँ पे हमारा F1 और यहाँ पे हमारा C1, और ये F2 और C2। अब बोल रहा है कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु है, वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, और लेंस से वस्तु द्वारा लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक आभासी सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आभासी प्रतिबिंब के लिए जो दर्पण या लेंस का जो हिस्सा होगा वो उधर ही बनेगा, वस्तु रखी गई है। तो इसमें हमें ये देखना है कि आवर्धन निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है V/U। ये लेंस के लिए होता है और दर्पण के लिए होता है -V/U, जहाँ पे V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, और U क्या है, वस्तु की दूरी है। तो हमें ये देखना है कि U हमें कितना दिया है, U दिया है हमें 30 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो ये नेगेटिव होगा। यहाँ इसको हम एक्सिस मान लेते हैं, तो इधर जो दूरी हम मापेंगे वो होगा नेगेटिव, और इधर जो हम दूरी मापेंगे वो होगा पॉजिटिव। तो चूँकि वस्तु इधर कहीं रखी गई है तो ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाया गया है, तो जैसा कि मैंने कहा, चूँकि ये प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, तो आभासी प्रतिबिंब इसी साइड बनेगा।
तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ये कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है, तो हमारा आवर्धन कितना होगा, -10/-30 यानी 1/3। ये यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइन मिला हुआ है, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये प्रतिबिंब जो है हमारा सीधा है। अगर उल्टा होता तो हमारा आवर्धन नेगेटिव आता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 3 होगा। आपको बस ये ट्रिक याद रखना है कि आभासी प्रतिबिंब वस्तु जिधर रखा हुआ है उधर ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो में विद्युत धारा निम्न सिद्धांत के आधार पर उत्पन्न होती है। तो डायनेमो, जिसे जनरेटर भी बोलते हैं, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह फैराडे के नियम EMI पर काम करता है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र में चालक के घूमने से क्या होती है, धारा उत्पन्न होती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं इसे, EMI जैसे मैंने कहा फैराडे का नियम के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरे बीकर के अंदर रखे नींबू आकार में अपेक्षाकृत बड़े दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। क्यों होता है, जब प्रकाश पानी यानी कि सघन माध्यम से हवा यानी जो कि विरल माध्यम में आता है, तो वह अभिलंब से दूर झुक जाता है, जिससे वस्तु अपनी वास्तविक गहराई के ऊपर और बड़ी दिखाई देती है। यही कारण है कि बीकर के अंदर रखा नींबू आकार में अपेक्षाकृत बड़ा दिखाई देता है। इसे समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि ये हमारा बीकर है, बीकर में पानी है, यहाँ पे नींबू रखा हुआ है। तो यहाँ से प्रकाश मान लेते हैं ये अभिलंब है, यहाँ से जो प्रकाश रे जाएगी वो क्या होगी, अभिलंब से दूर भागेगी। इसको जाना चाहिए था ऐसे, पर ये ऐसे जाएगी, जिसके वजह से ये इमेज जो है इसको ऐसे जाना है सपोज, लेकिन जाएगी ऐसे। यानी कि एक्चुअल नींबू का साइज़ कैसा होना चाहिए, ऐसा, बट दिखेगा कैसा हमें, ऐसा। तो इसीलिए प्रकाश के अपवर्तन के कारण इसका साइज बड़ा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से घरेलू उपकरण में विद्युत मोटर का उपयोग नहीं होता है। विद्युत मोटर का उपयोग नहीं होता है, विद्युत पंखे में होता है, विद्युत इस्त्री इसमें नहीं होता है। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, विद्युत वॉशिंग मशीन इसमें भी होता है मोटर का, विद्युत मिक्सर इसमें भी मोटर होता है। प्रत्येक 4 ओम के 2 प्रतिरोध 5 वोल्ट बैटरी स्रोत के साथ समानांतर क्रम में संयोजित हैं। तो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान हमें निकालना है। तो देखिए इसका पहले फिगर बना लेते हैं। 4 ओम का 2 प्रतिरोध कैसे जुड़ा है, समानांतर क्रम मतलब पैरेलल जुड़ा है। तो एक नीचे होगा, एक ऊपर, ये कितने का है, 4 ओम का है, और ये भी 4 ओम का है। इन दोनों को हमने जोड़ दिया है किससे, 5 वोल्ट की बैटरी से। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, R इक्विवेलेंट। तो ये कितना होगा, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 + 1/R2 होता है। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, 1/4 + 1/4, ये हो जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। तो हमारा R इक्विवेलेंट कितना निकल गया, 2 ओम। हमें ओम के नियम से पता है V क्या होता है, IR। हमें I निकालना है, तो V/R हो जाएगा। V दिया है हमें कितना, 5 वोल्ट, और ओम रेजिस्टेंस दिया है हमारा 2। तो ये कितना हो गया, 5 में 2 से भाग 2 दूनी के 4, 2 × 5 = 10 एम्पियर हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दिए गए पदार्थ एक तार की लंबाई L और प्रतिरोध R है, उसी पदार्थ से निर्मित 9 गुनी लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होगा। देखिए हमें, आपको पता होगा प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है, R = ρL/A। ठीक है, हमें लंबाई दिया है और प्रतिरोध दिया है, उसी पदार्थ से निर्मित, पदार्थ उसी वही है, सेम है, तो हमारा रजिस्टिविटी क्या हो गया, दोनों के लिए सेम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, लंबाई कितनी है, 9 गुनी है, यानी कि इसका लंबाई L था, तो हमारा जो नया प्रतिरोध R' बनेगा, इसका लंबाई कितना होगा, 9L होगा। और समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी इसका एरिया A है, तो इसका भी एरिया कितना होगा, A ही होगा। तो R' बराबर क्या होगा, R' बराबर होगा रो, क्योंकि ये सेम है। L कितना है, 9L, और एरिया कितना है, A। तो R' बराबर हम लिख सकते हैं 9 × ρL/A। इसका मान देखिए किसके बराबर है, R के बराबर है। तो R' बराबर क्या होगा, 9R, यानी कितना हो गया, 9 गुना हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 9 का 2। अब देखते हैं इवनिंग शिफ्ट, नून शिफ्ट में जो हुआ था पेपर, इसमें भी लगभग 9 प्रश्न ही हैं फिजिक्स के। पहला प्रश्न है, एक लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1/2 है, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति और तुलनात्मक आकार क्रमशः क्या होगा।
हमें दिया क्या है, आवर्धन दिया है, आवर्धन m बराबर दिया है 1/2। हमें पता है लेंस में जब भी आवर्धन धनात्मक है तो इसका मतलब है कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो आभासी और सीधा होगा, आभासी और सीधा होगा। और इसका जो मैग्नीट्यूड है m अगर निकालेंगे ये कितना है, 1 से कम है। 1 से कम है का मतलब क्या है कि प्रतिबिंब जो होगा उसका छोटा होगा, यानी कि प्रतिबिंब की अगर जो लंबाई है अगर 2 यूनिट है तो सॉरी वस्तु की लंबाई अगर 2 यूनिट है तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी, उसकी आधी 1 यूनिट, यानी कि वस्तु कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो आभासी, सीधा और छोटा हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानांतर क्रम संयोजन में संयोजित कई प्रतिरोधों के लिए इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन दिया है सभी प्रतिरोध दो दिए गए बिंदुओं के बीच संयोजित है, बिल्कुल ये सही होगा। दूसरा है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध व्यष्टि प्रतिरोध से अधिक होता है, तो ये क्या होगा, गलत होगा। समानांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों के सिरों पर जो विभवांतर होता है वो समान रहता है, लेकिन जो कुल प्रतिरोध होता है वो सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होता है, इसलिए कथन 2 हमारा क्या होगा, गलत होगा। आप समझने के लिए ऐसे अपने उदाहरण से समझ सकते हैं कि इसको मान लेते हैं हमने 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़े हैं, ठीक है, और हमें ए और बी के बीच प्रतिरोध निकालना है, समतुल्य प्रतिरोध, ये 2-2 ओम का है। तो आप इसका निकालेंगे तो कितना होगा, आर इक्विवेलेंट बराबर कितना होगा, 1/2 + 1/2 + 1/2, ये होगा 3/2। और जब इसे आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये पलट जाएगा 2/3, ये लगभग किसके बराबर होगा, 0.66 का ऐसा बराबर होगा। ये 0.6 छोटा है किससे, 2 ओम से। देखिए 2 ओम सब के सब प्रतिरोध कितने थे, 2 ओम थे, जो लेकिन समतुल्य प्रतिरोध आया है वो कम आया है, ये बोल रहा है अधिक होता है, तो आंसर हमारा क्या होगा, ये गलत होगा। उसके बाद है प्रत्येक प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभवांतर समान होता है, बिल्कुल। इसको हम जब भी वोल्ट से अगर हम जोड़ देंगे तो अगर कोई पूछे कि इस 2 ओम के बीच का वोल्टेज क्या है तो 2 ही भी ही होगा, इसके बीच का भी होगा और इसके बीच का भी होगा, तो ये हमारा सही है। तो पहला और तीसरा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म में प्रवेश करते ही 7 घटकों में विभाजित होना क्या कहलाता है। तो हम सबको पता है इसे हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं, डिस्पर्सन। श्वेत प्रकाश का अपने 7 अवयवी रंग वीप ग्योर में टूटना डिस्पर्सन कहलाता है, तो ये याद रखना है। शक्ति P, धारा I, प्रतिरोध R और विभवांतर V के बीच गलत संबंध की पहचान हमें करनी है। तो पहला जो फंडामेंटल फार्मूला होता है P=VI होता है। अब हम क्या करेंगे, V जो IR होता है उसमें हम V को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, तो P कितना होगा, IR × I, यानी कि P हो गया I²R। एक फार्मूला ये हो गया, दूसरा फार्मूला हमारा ये हो गया। अब ऐसा करते हैं, यहाँ से हम I को रिप्लेस कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, V/R हो जाएगा। तो P V इसमें हम I का मान रखेंगे अगर यहाँ पे, तो ये V/R होगा, यानी P क्या होगा, V²/R। तो देखिए P VI दिया है, ये सही है, V²/R दिया है, ये भी सही है, I²R दिया है, ये भी सही है। तो हमारा पहला ऑप्शन जो दिया है IR², ये गलत होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि गलत संबंध की पहचान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है। तो इसका आंसर होगा R/2। ध्रुव और फोकस के बीच की, ध्रुव किसे बोलते हैं, जो लेंस में हम जिसे प्रकाशीय बिंदु बोलते हैं, ये दर्पण मुँह से हम ध्रुव बोलते हैं। तो हमारा ये हो गया पोल जिसे ध्रुव बोलते हैं, ये फोकस, और ये वक्रता केंद्र 2F जो C के बराबर होता है। तो हमें पूछ रहा है ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी ये कितना होगा। तो ये टोटल कितना होता है, R होता है, तो ये कितना होगा, R/2 होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक किस दिशा में इंगित करता रहता है। तो इसका आंसर जो भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण होता है उसे इंगित करता है। ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है, इसको याद रखना है, जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ। 7 क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस वस्तु के आकार के दोगुने आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर है। चूँकि आप देखिए जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है वो वास्तविक है और उल्टा है, इसका मतलब जो आवर्धन होगा वो कैसा होगा, वो नेगेटिव होगा। एक चीज़ हमें मिल गया। उसके बाद बोल रहा है कि आकार क्या है हमारा, दोगुना है, दोगुने आकार का बन रहा है। तो m बराबर क्या होगा, ये होगा -2। कैसे, m बराबर हमेशा याद रखिए एक फार्मूला जो लेंस में होता है V/U। U क्या है, दूरी है वस्तु की
और v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। और इसका एक और फार्मूला होता है MHO बराबर HI, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की ऊंचाई, और ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई। चूँकि ये दोगुना है, मतलब अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट x है तो हाइट ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब कितना होगा, 2x होगा। x से x कटा देंगे तो ये हमें 2 मिल गया। चूँकि वास्तविक और उल्टा बन रहा है तो हमें एक नेगेटिव साइन लगाना होगा, तो m बराबर हमें क्या मिलेगा, -2। तो हमारा आंसर क्या होगा, 7 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीधे धारावाही चालक के लिए इनमें से कौन से कथन सत्य है। पहला स्टेटमेंट दिया है, चुंबकीय बल रेखाएं केंद्र में चालक युक्त संकेंद्रित वृत्त होती हैं। तो आप देखिए कि एक मान लेते हैं, हम चालक बना लेते हैं, ये हमारा क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। एक वायर जैसा इसे समझ लीजिए, इसमें करंट जा रहा है ऐसे इस दिशा में, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो संकेंद्रीय वृत्त होगा, ऐसे ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट वही है, तो यानी ये सही है। दूसरा है, जैसे जैसे हम चालक से दूर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ती जाती है, गलत है। ये हमारा जो होता है 1/r² के समानुपाती होता है, यानी जैसे जैसे बटे में बढ़ेगा तो ई क्या होगा, घटेगा। जैसे मान लीजिए 1/2 है, फिर 1/3 है, 1/4 है, कौन सबसे छोटा है, तो ये छोटा है, क्योंकि बटे में क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो उसी तरह से बटे में अगर ये बोल रहा है कि चालक से दूर जाते हैं यानी आर बढ़ाते हैं, तो ये क्या होगा, घटेगा। तो ये बढ़ रहा है, बढ़ेगा, तो ये गलत हो गया। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करके निर्धारित की जाती है, बिल्कुल सही है। ये जो दिशा है इसमें आप अंगूठे को अपना ऐसे रखिए, ऐसे, और बाकी उंगली जो है ऐसे इसको अपने मोड़िए, तो हमें जो डायरेक्शन मिलेगा वो ऐसे मिलेगा करीब, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का जो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो ऐसे होगी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारा 1 और 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्रमशः 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट की रेटिंग वाले 3 बल्ब ए, बी और सी 220 वोल्ट के वोल्टेज स्रोत के साथ समानांतर क्रम में संयोजित है। अधिकतम दीप्ति के साथ चमकने वाला बल्ब कौन सा है। अधिकतम लाइट किस में आएगा सबसे ज़्यादा। अब दो चीज़ याद रखें, जब भी हम बल्ब को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इसमें विभवांतर क्या होता है, सेम रहता है, और जो उसकी ब्राइटनेस है वो शक्ति पर निर्भर करती है। तो मान लेते हैं हमने 3 बल्ब जोड़ दिए, ए, बी और ये सी, इन तीनों को हमने जोड़ दिया V वोल्ट से। V वोल्ट की बैटरी इसकी कितनी दी है, 220 वोल्ट। ये हो गया हमारा 40 वाट, 60 वाट और ये 100 वाट। तो आपको पता होगा जब भी समानांतर क्रम में हम किसी प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो उन सबका वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। यानी कि 220 वोल्ट रखें या 440 वोल्ट, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन तेज़ जलेगा, तो फ़र्क पड़ेगा सिर्फ इसके पावर रेटिंग से। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, P = क्या होता है, V²/R। हमने V क्या कर दिया है, सबके लिए सेम है, तो ऐसा कीजिए, इसको मान लें ये A दिया है, ये B है, ये C है, तो हमारा PA बराबर क्या होगा, V²/RA। PB बराबर क्या होगा, V²/RB। और PC बराबर क्या होगा, V²/RC। V सब में क्या होगा, सेम होगा। अगर आप इन तीनों को इक्वेट करेंगे तो आपको जो समीकरण मिलेगा वो होगा RC छोटा होगा RB से और RB छोटा होगा RA से, माने प्रतिरोध C का कम होगा B से और इसका कम होगा A से। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें ये उल्टा इसका संयोजन है, मतलब जिसका पावर ज़्यादा है उसका प्रतिरोध कम होगा। अब देखिए, चूँकि जो 100 वोल्ट वाला रेजिस्टेंस है उसका प्रतिरोध क्या है, सबसे कम है, इसलिए वो सबसे अधिक ऊर्जा की खपत करेगा और सबसे अधिक चमकेगा। ये इसका मेन कंसेप्ट है कि जिसका प्रतिरोध कम होगा वो ऊर्जा की खपत ज़्यादा करेगा, जिसकी वजह से वो अधिक चमकेगा। तो यानी 100 वाट वाला जो बल्ब है वो सबसे ज़्यादा चमकेगा। वो कौन सा बल्ब है, तो वो बल्ब सी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। अब देखते हैं इवनिंग शिफ्ट वाले क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न है, निम्नांकित चित्र में एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से एक प्रकाश किरण AB के अपवर्तन को दर्शाया गया है। यहाँ EOD किसको निरूपित करता है। EOD का मतलब क्या है, ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है कि इसको हम क्या बोलते हैं। तो आपने इसे पढ़ा होगा, इसे हम विचलन कोण बोलते हैं। आपतित किरण यानी कि ये A वाला AB आपतित किरण है, और हमारा CD क्या है, परावर्तित निर्गत किरण है, सॉरी, निर्गत किरण और आपतित किरण। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम डेल्टा से दिखाते हैं, और इस डेल्टा को ही हम बोलते हैं विचलन कोण। तो हमारा आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 वाट की रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक हीटर को प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है।
तो 6 रुपये प्रति इकाई लागत के आधार पर सितंबर माह के लिए उस उपकरण को चलाने की कुल लागत ज्ञात कीजिए। तो जो फॉर्मूला होता है हमारा एनर्जी यानी ऊर्जा बराबर P इंटू टी। पावर हमें दिया है 1000 वाट गुने टी मतलब समय 5 घंटे दिया है, तो 5 घंटे लिख देंगे। उसके बाद बोला है सितंबर माह में कितने दिन होते हैं? 30 डेज होते हैं। तो ये कितना हो गया? लगभग 150 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर को हमने क्या कहा है? एक यूनिट हम इसे बोलते हैं, 1 यूनिट, यानी कि 150 यूनिट बिजली का बिल उठेगा। और 1 यूनिट का दाम दिया है 6 रुपये, तो 150 यूनिट का दाम कितना होगा? 15 छक्का 90 यानी 900 रुपये हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का चिन्ह कैसा होता है? तो देखिए, दर्पण के लिए जो आवर्धन का फॉर्मूला होता है वो होता है m = -v/u। तो जब भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो v भी नेगेटिव होगा और u भी नेगेटिव होगा। इन दोनों का नेगेटिव नेगेटिव मिलके कैंसिल हो जाएगा, तो m क्या होगा हमारा? फाइनली नेगेटिव मिलेगा। फिर m = -v/u लिखते हैं और मान लेते हैं इस बार हमारा जो प्रतिबिंब है वो आभासी है। आभासी होगा तो दर्पण के दूसरे साइड बनेगा, और उस केस में u हमारा नेगेटिव होगा और v हमारा पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके नेगेटिव हो जाएगा, और बाहर एक नेगेटिव पहले से है तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि प्रतिबिंब के आभासी होने पर हमारा आवर्धन धनात्मक आ रहा है, और प्रतिबिंब के वास्तविक होने पर हमारा आवर्धन ऋणात्मक आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 3, प्रतिबिंब के आभासी होने पर धनात्मक और प्रतिबिंब के वास्तविक होने पर ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह परिघटना जिसके कारण किसी चालक और चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है क्या कहलाती है? हम इसी शिफ्ट में इस तरह के प्रश्न को देख सकते हैं। इसे हम लोग बोलते थे विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सापेक्ष गति से धारा या विभवांतर उत्पन्न होना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 2 ओम का प्रतिरोध और एक 4 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में, यानी कि एक 2 ओम ऐसे जुड़ा है और एक 4 ओम यहाँ पे है, 2 ओम और ये 4 ओम। तो ए और बी के बीच का प्रतिरोध क्या होगा? श्रेणी क्रम में जब भी रहता है तो हम सीधा क्या करते हैं? उसे जोड़ देते हैं, तो 6 ओम हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन से कौन सा कथन सही है? पहला, प्रतिरोध तापमान से स्वतंत्र होता है, तो ये गलत है। प्रतिरोध तापमान पर निर्भर करता है। किसी चालक के टर्मिनलों के बीच वोल्टेज जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, गलत है। प्रतिरोध वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता है। तीसरा है, प्रतिरोध की एसआई यूनिट ओम है, तो ये बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? केवल ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है? तो ये होगा जनरेटर, हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि जनरेटर जो है EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, जबकि मोटर जो है वो विद्युत धारा के चुम्बकीय प्रभाव पर काम करता है। तो ये नहीं मारना है हमें, ऑप्शन ये टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जादुई दर्पण संयोजन के सम्मुख खड़ा एक लड़का दर्पण में अपने सिर को बड़ा, शरीर को समान आकार का और पैरों को छोटा आकार का पाता है। तो जादुई दर्पण विन्यास के शीर्ष, मध्य और निचले भाग में प्रयुक्त दर्पण कौन कौन से हैं? तो देखिए, ये मान लीजिए हमारा दर्पण है कुछ ऐसा करके, इसका 3 भाग हैं। इसके सामने एक लड़का खड़ा है, तो लड़के का जो सर है वो बड़ा दिख रहा है। ये दर्पण के नज़दीक खड़ा होगा, ये हमें याद रखना है, मतलब समझना है, क्योंकि ये दर्पण के नज़दीक ही खड़ा होगा। पहला बोल रहा है पैर, जो उसका शरीर है उसके समान आकार का, यानी जो ये शरीर है इसमें वैसा ही दिख रहा है जैसा उसका एक्चुअल में है, यानी कि ये कैसा है? समतल दर्पण है। समतल दर्पण में जैसा होता है वैसा ही दिखता है। उसके बाद देखिए, ये जो सर उसका बड़ा दिख रहा है, इसका कारण क्या है कि ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में हमारा क्या होता है? जब वस्तुएं नज़दीक होती हैं तो उसका प्रतिबिंब आभासी और बड़ा बनता है। उसी तरीके से इसका पैर देखिए छोटा दिख रहा है इसमें, तो ये क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? अवतल, समतल और उत्तल। अवतल, समतल और उत्तल हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है वह किस रंग का होता है? तो वो होता है बैंगनी रंग का। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, यह सबसे अधिक मुड़ता है। उदाहरण के लिए आपको पता होगा भीप ग्योर फॉर्मूला जो है, वायलेट को ही हम बैंगनी बोलते हैं, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो
ऑरेंज और रेड। तो रेड का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम थोड़ा ऑरेंज का, उससे कम येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और सबसे कम होता है वायलेट यानी कि बैंगनी वाले का। चूँकि इसका तरंग दैर्ध्य कम होने की वजह से इसका क्या होता है, अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है और इसलिए ये सबसे ज़्यादा मुड़ता है। तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।